मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। आप इस तरह से इसको समझिए। फिर आपसे पूछा जाएगा, कुछ स्थल पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है ये बताइए कालीबंगा कहां पर है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहां पर है? तो कालीबंगा सर राजस्थान में है। अच्छा सर, कालीबंगा राजस्थान में है, कालीबंगा से क्या मिला था? तो कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले थे जो है, और क्या मिला था? मन का कारखाना मिला था जो है। ये सभी चीजें कहां से मिली हुई थी? तो सर कालीबंगा से मिली हुई थी। कालीबंगा राजस्थान में है। सर एक वहां पर पड़ता है लोथल। लोथल के बारे में बताया जाता है, यह एक पत्तन था। पत्तन का मतलब बंदरगाह था। अच्छा सर, लोथल कहां था? लोथल गुजरात में था। लोथल कहां था? गुजरात में था। आप लोग ये बात जानिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके जो है यूपी में खैर बहुत ज्यादा इसमें नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को अगर पूछा जाएगा कि क्या हड़प्पा के लोगों को जो है उसकी लोहे की जानकारी थी या नहीं, तो हड़प्पा के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। तो ये बात हमको अच्छे से जानना है। कुछ नदी का नाम दिया जाएगा, जैसे पूछा जाएगा चिनाब नदी है, उसका प्राचीन नाम क्या था? तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्कनी था। पूछा जाएगा ये जो रावी नदी है, रावी नदी है, रावी नदी का पुराना नाम क्या था? तो रावी नदी का पुराना नाम परशुड़वी था। परशुड़वी था। बताया जाता है इसी रावी नदी के किनारे 10 राज युद्ध हुआ था, जो कि राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। ये आपके ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है जो है, जिसमें राजा सुदास ने 10 राजाओं को पराजित किया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी प्रकार से तमाम चीजें आपके सिंधु घाटी सभ्यता से आपके सामने मिलती है। जैसे आप कुछ और स्थान देख लीजिए, जैसे पहले क्या था, भारत में जो है पहले पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। ये तो जो है बाद में बंटवारे के समय अलग हुआ। आप लोग ये जानते हैं जो है। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किस स्टूडेंट द्वारा पढ़ा गया था? नहीं, पाकिस्तान अगर सुना कहा जाए कि पाकिस्तान सर सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था, तो पाकिस्तान शब्द सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था, इसके द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान शब्द दिया गया था। एक बार पुलिस में यही पर चीज पूछ लिया था, तो लोग मोहम्मद अली जिन्ना लगा दिए थे, जबकि सबका गलत हो गया था। तो पूछा जाता है, तो आप लोग जान लीजिए तो उनका क्या नाम था। ये चीज होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप एक चीज और जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है पक्के सड़की बनी हुई थी, अर्थात यह जो नगर था जो है, यह नगर जो था क्या नाम है, शहरीकरण नगर के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा पूजा संतरो, इसके अलावा एक चीज और मिलता है इसमें, ये चीज दीपक शांत रहो, इसमें एक चीज ये मिलता है कि जो है इसमें पक्की ईंटों के बना हुआ था। आप जानते हैं आपके राजस्थान में जो है कुछ कैर, ये सब देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं इस पर ध्यान दीजिएगा जो है। फिर आप आगे थोड़ा मैं ले चलता हूं वेद को। वेद को 4 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पूछा जाता है त्रिवेद कौन सा था? तो अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद में जुड़ने वाला वेद है। कौन सा वेद? अथर्ववेद सबसे बाद में जुड़ने वाला वेद है। सबसे प्राचीन वेद अगर पूछा जाए तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। उसके बाद पूछा जाएगा सर कौन सा ऐसा वेद है जिसमें गायन पद्धति माने जो है मिलती है, तो उसका कहा जाएगा सर्वा साम वेद है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में है, तो गद्य पद जो दोनों में है वो कौन सा है? ये यजुर्वेद है। आप लोग इतना जानिए। अच्छा, फिर
आपसे जो है वेदों के बारे में ये जानना जाएगा। वेद का मतलब क्या होता है सर? वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद अगर त्रयी वेद पूछा जाए तो ये तीनों वेद है, क्योंकि ये सर बाद में जुड़ा हुआ था। जो है ये पूछा जाता है वेद के जो है, वेद जो है हमारी प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है। आप लोग जानते हैं हिंदू धर्म का ये भी एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। पहले कैसे था? पहले इसका साहित्य श्रुतियों द्वारा था, माने एक दूसरे से सुनकर जो है इसका अध्ययन किया जाता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आया जो है, उसके बाद इसको जो है लिखने जाने लगा। वैदिक काल में एक शब्द मिलता है जिसका मतलब होता है अगन्य। अगन्य माने ना मानने वाला जीव, अगन्य माने होता है ना मानने वाला जीव। और ये शब्द जो है सर गाय के लिए प्रयोग हुआ है। गाय एक ऐसा शब्द था, बताया जाता है वैदिक काल में जो व्यक्ति गाय को मारता था या तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था या तो देश निकाला दिया जाता था। बात समझ में आ रहा है? ये चीज आपको जानना है। उसके बाद फिर आप आगे चले आइए। मैं एकदम खींच कर, आप जितना क्वेश्चन मुझे लग रहा है एकदम खींच कर बता रहा हूं। आप इधर आगे आएंगे तो आपको फिर जो है मगध पे मैं ले चलता हूं। मगध के बारे में बताया जाता है कि मगध का जो उत्कर्ष होता है, मगध का उत्कर्ष के समय बताया जाता है कि मगध पर सबसे पहले जो है हर्यंक वंश ने राज किया था। सबसे पहले हर्यंक वंश से ने राज किया था। सर हर्यंक वंश के किस राजा ने राज किया था? तो सबसे पहले हर्यंक वंश के बिंबिसार ने राज किया था। बताया जाता है इस वंश को प्रीत्यहंता वंश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी राजा हुए सब अपने पिता की गटई को उलार कर राजा हुए हैं। आप एक बात और जान लीजिए, इसके बाद इसका पुत्र होता है जिसका नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीत होती है। और प्रथम बौद्ध संगीत कहां पर होती है? प्रथम बौद्ध संगीत सारनाथ में होती है। हाँ, प्रथम बौद्ध संगीत नहीं, राजगिरी में। कहा होती है? राजगिरी में। तो प्रथम बौद्ध संगीत सर इसी के समय में राजगिरी में होती है। इसने जो है फिर बताया जाता है अजातशत्रु के बाद जो है वो आता है उदयन या उदायन नामक शासक आता है। उदयन या उदायन नामक शासक आता है जो कि पाटलिपुत्र बसाता है। फिर धीरे धीरे इस वंश की समाप्ति हो जाती है। फिर एक दूसरा जान लो, फिर आता है कालाशोक। कालाशोक का नाम आप लोग जान लीजिए, जिसके समय में तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी। उसके बाद फिर ये भी खत्म हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाइए फिर नंद पर, ऐसे दौड़ा कर पढ़ा रहे हैं, नंद पर आ जाइए। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद बनता है जो कि शूद्र राजा था। उसके बाद उसका पुत्र घनानंद बनता है। घनानंद बहुत ही अत्याचारी राजा था। घनानंद के बारे में कहा जाता है ये इतना अत्याचारी राजा था कि ये साधु संतु आचार्यों इत्यादि का जो है कोई इज्जत नहीं करता था। जिसको जो है चाणक्य, जिनका नाम है विष्णुगुप्त, चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य है, इन्होंने जो है इसका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पर बैठते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के साथ करते हैं। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? चाणक्य ने एक पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी जिसमें बताया जाता है, अर्थशास्त्र के बारे में बताया जाता है ये राजनीति मौर्यकालीन शासन प्रशासन से। चंद्रगुप्त के समय में एक आता है मेगास्थनीज आता है जिन्होंने इंडिका लिखी थी जो है। इसके अलावा बताया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये क्या होते हैं, इनका सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है। सेल्यूकस निकेटर जो है उसके बाद दोनों में संधि हो जाती है। संधि होने के बाद पश्चात जो है सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह जो है
इनके साथ चंद्रगुप्त के साथ कर देता है और जो है इनके दरबार में वो मेगास्थनीज को भेजता है, जो कि दरबारी कवि रहते हैं जिन्होंने इंडिका लिखी थी। आप इनका नाम चंद्रगुप्त का नाम से फिर जो है सेंड्रोकोटस वो क्या नाम है इनका, जो भी नाम मिलता है, बहुत ज्यादा ये देखने की बात नहीं है। उसके बाद इनका पुत्र बिंदुसार आता है। दो आप जानिए, एक बिंबिसार एक बिंदुसार। बिंदुसार आता है, उसके बाद बिंदुसार के बाद अब और कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है तो महान अशोक आता है। अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक जो है एक महान राजा था। उसके बाद ये गद्दी पर बैठता है और उसके बाद ये एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ता है। क्या आप लोगों को पता है कि उस प्रसिद्ध युद्ध का क्या नाम है? हाँ, कलिंग का युद्ध लड़ता है। बताया जाता है कलिंग के युद्ध में इतना संहार होता है जिसके कारण इसका हृदय द्रवित हो जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, जो है अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के धर्म वो जो है बौद्ध धर्म स्थापित कर लेता है। अशोक के बारे में एक चीज और बताया जाता है कि अशोक ने अपने पुत्र जिनका नाम महेंद्र था और पुत्री थी जिनका नाम संघमित्रा था, इनको जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेज दिया था, श्रीलंका भेज दिया था। इसके अलावा बताया जाता है कि कलिंग का युद्ध लड़ा था और इसके अलावा कई बातें भी बताई जाती हैं। जैसे बताया जाता है इसके जो शिलालेख थे, अभिलेख थे, इसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने का काम किया था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने का काम किया था। आप लोगों के लिए एक बात है कि जितने अभिलेख है उसको एक बार थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा, उसमें क्या कैसे बातें हैं। उसके बाद आ जाता है अशोक भी खत्म हो जाता है। बताया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है इसका अंतिम शासक कौन था। इसका अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ के बारे में बताया जाता है कि उसका ही जो है सेनापति जिसका नाम पुष्पमित्र शुंग रहता है, पुष्पमित्र शुंग ने जो है छलावे के साथ जो है उसकी हत्या कर देती है और एक नई डायनेस्टी की जो है शुंग वंश की स्थापना करता है। पहला ब्राह्मण संस्थापक जो है यही बनता है। बताया जाता है ये जो है उस समय बौद्धों जैनों का प्रचार प्रसार बहुत तेज था और इसी से जो है गुस्सा होकर इसने तमाम मठों जो है तमाम बौद्ध मठों को, तमाम बौद्ध स्तूपों को तुड़वा डाले थे। आइए अब थोड़ा चलते हैं जैन बौद्ध धर्म पे। जैन बौद्ध धर्म क्या है? बताया जाता है जैन बौद्ध धर्म की तुलना हम कर दें, जो है दोनों आप तेजी से देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताया जाता है बौद्ध धर्म के संस्थापक सर गौतम बुद्ध माने जाते हैं, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और बताया जाता है इसके जो 23वें तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर थे जिनका नाम महावीर स्वामी माना जाता है और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। जो है इनका बताया जाता है कपिलावस्तु के राजा सुधोधन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी था। जन्म के 7वें दिन जो है मृत्यु हो जाती है। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी करती हैं। उसके बाद बताया जाता है कि 29 वर्ष की अवस्था में जो है ये घर को त्याग कर देते हैं, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। फिर बताया जाता है कि 35 वर्ष की अवस्था में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद जो है इन्होंने 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया था। सर्वप्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। बताया जाता है धर्म चक्र परिवर्तन शुरू हो जाता है। उसके बाद अंत में जो है इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। चुंद नामक व्यक्ति के द्वारा जो है बताया जाता है कहीं कहीं भोजन में विष दे दिया गया, कहीं कहीं कुछ और श्रुतियां मिलती हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म जो है कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। आप लोग इतना जानिए 583 बीसी में जो है कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। आप लोग इतना जानिए। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सुनिए, इन्होंने 3 वो दिए थे, बुद्धम शरणम संगम। बात समझ में? अष्टम मार्ग दिए थे, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ये वगैरह वगैरह। आए भैया, हाँ नहीं, इनका जो हुआ था वहां मुंबई में नहीं, कौन, हाँ इनका लुम्बिनी में। बहुत अच्छा।
इनका लुम्बिनी में हुआ था और इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ? कुंडग्राम में हुआ था। अब आप लोग सही जाने हैं। अच्छा पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, अच्छा पूछा जाता है जैन प्रवर्तक कौन है? अगर जैन के पहले संस्थापक पूछा था तो ऋषभ देव है। ऋषभ देव का जो है पुत्र का नाम जानते हैं। इनका संबंध जो है सरवण बेलगोला से था। सरवण बेलगोला वही स्थान है जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्यागा था। उसके बाद आपसे और कुछ पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर जो है 23वें तीर्थंकर पूछे जाएंगे जिनका नाम पार्श्वनाथ था। 24वें तीर्थंकर जो है जब पूछा जाता है जिन जो जैन को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें क्या कैवल्य कहा जाता है। आप लोग इतनी बातें जानिए। समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? स्पीड में ऐसे चल रहे हैं। फिर जो है फिर आगे क्या कहा जाता है? आगे कहा जाता है, देखिए स्पीड में चल रहे हैं, अब एक आध दो पॉइंट मिस हो सकता है, उसके लिए कोई खेद नहीं है। फिर आगे आपके तमाम छोटे वंशों ने, जैसे आप जानते हैं पुष्प भूति, उसके बाद तमाम छोटे वंश आते हैं। जैसे आप इसमें एक नाम पढ़ लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, वही बता रहे हैं। गुप्त साम्राज्य आता है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक जो माने जाते हैं, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त माने जाते हैं। श्री गुप्त के बाद इनका पुत्र जो है घटोत्कच गद्दी पर बैठता है। इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो किसी के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा जो है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पूछा जाएगा। पूछा जाएगा सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। और कुछ पूछा जाएगा तो कुमार गुप्त के बारे में पूछा जाएगा। कुमार गुप्त ने भैया कोई सा विद्यालय बनवाया था? क्या आपको पता है कौन सा विद्यालय बनवाया था? कौन सा विद्यालय बनवाया? ये आपका काम है होमवर्क, आप इसको होमवर्क देखिएगा। ये एक विद्यालय बनवाया था। और इसके बाद अगर किसी का पूछता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय एक शासक होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया जाता है, शांत रहिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया जाता है, इसने जो है सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की थी। किसकी उपाधि हासिल की थी? विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की थी। और बताया जाता है मेहरौली दिल्ली में जो चंद्र है वो इसी के नाम के समान मिलता है। इसके दरबार में 8 रत्न रहते थे, जिसमें आपका सबसे प्रमुख रत्न जो थे कालिदास थे। कालिदास की कई रचनाएं हैं, जैसे आप लोग जानते हैं, आप ज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है जो है, और क्या है, ऋतु संहार है, मेघदूत है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब जो है कालिदास के दरबार में पूछा जाता है। कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के समकालीन थे। और कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में पूछा जाता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? सिक्कों पर जो है बीड़ा बजाते हुए अंकित किया गया है। तो सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए अगर किसी को अंकित किया गया है तो वो है समुद्रगुप्त। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये जो है बहुत साल जो है जीते थे, युद्ध जीते थे। बस इससे ज्यादा और कुछ आप लोग ना जानिए शॉर्टकट में जो है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। फिर आगे देखिए, आगे इतना समझ में आया कि कोई दिक्कत है? आगे आप जानते हैं, आपके सामने फिर आता है जिसका नाम होता है पुष्पभूति वंश। पुष्पभूति वंश के संस्थापक जो है माना जाता है। पुष्पभूति वंश के सबसे प्रतापी राजा का नाम लिया जाता है। तो कई राजा हुए, आप जानते हैं, इसमें हर्षवर्धन का नाम आता है। पूछा जाता है हर्षवर्धन की राजधानी अक्सर पूछी जाती है। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज या थानेश्वर कहीं कहीं मिलता है। कन्नौज या थानेश्वर इनकी राजधानी थी। उसके बाद पूछा जाता है जो है कि कन्नौज राजधानी थी, इनको किसने हराया था? तो इनको एक हराया था जिसका नाम
पुलिकेशन द्वितीय था, जिन्होंने इनको जो है किनको हराया था। पूछा जाता है इनके संबंधित कुछ पुस्तकें, इनके काल में कौन रहता था। इनके काल में बाणभट्ट रहता था और बाणभट्ट से संबंधित पूछा जाता है, बाणभट्ट ने कादंबरी लिखी है। इसके अलावा पूछा जाता है जो रत्नावली और नागदास जो है, ये सब किसने रचना की थी? ये सब स्वयं हर्ष ने रचना की थी। इसमें किसका नाम पूछता है? स्वयं हर्ष ने ये रचना की थी। और इस पर छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं। अब आ जाइए मध्यकालीन में, मैं टॉपिक उठाता हूं। मध्यकालीन में कहा जाता है, स्पीड एकदम स्पीड। मध्यकालीन में कहा जाता है कि मध्यकालीन में सबसे पहले 712 ईस्वी में सिंध का राजा, उस समय दाहिर था, सिंध का राजा दाहिर था। और उसी समय में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम पहला, पूछा जाता है पहला अरब आक्रमणकारी था, जिसने जो है भारत पर आक्रमण किया था, जो कि शांत रहिए, जो कि राजौर का युद्ध हुआ था। राजौर का युद्ध में बताया जाता है दाहिर हार जाता है और जो है ये मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। और यहीं से जो है वो भारत में स्थापना जो है, वो रहता तो नहीं है भारत में, लेकिन बताया जाता है तब भी जो है ये भारत की एक बहुत बड़ी हार मानी जाती है, क्योंकि उस समय राजा दाहिर जो था जो है ये युद्ध हार जाता है। फिर आपको कुछ पूछा जाएगा और ज्यादा पूछा जाएगा, तो आइए थोड़ा मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी के बारे में बताते हैं। मोहम्मद गजनवी के बारे में बताया जाता है कि मोहम्मद गजनवी जो था, उसने आप जानते हैं सोमनाथ पर 17 बार किसने आक्रमण किया था? सोमनाथ जो है मंदिर है, इस पर 17 बार आक्रमण किसने किया था? किसने? होमवर्क तुम लोग कुछ सोचोगे तभी पढ़ोगे। बताइए, छोटे जो है बहुत अच्छा बाकर भाई, देख लीजिए। अच्छा, ये पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा मोहम्मद गजनवी किस देश से संबंधित था, तो गजनी से संबंधित था। उसके बाद अब आ जाइए, अब आपका बहुत पूछा जाता है। पूछा जाता है तराइन का दोनों युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। ध्यान दीजिए, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो पूछा जाता है वो 1191 ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी में, जो किनके किनके बीच हुआ था भैया? हाँ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। दूसरा युद्ध हुआ था वो किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें कौन जीता था? मोहम्मद गौरी। तो ये दोनों याद रखना, एक 1191 में, एक 1192 में। एक और याद रखना 1194 में, जिसे चंदावर का युद्ध कहते हैं। चंदावर का युद्ध कहते हैं, जिसमें बताया जाता है भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। बताया जाता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसका परिणाम क्या निकलता है? कौन हारता है उसमें? जयचंद हारता है। जानते हो जयचंद के पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन जो है मोहम्मद गौरी, बताया जाता है अंतिम समय में, जानते हो इसमें क्या होता है? 2 मिनट, 1 मिनट सुन लीजिए। इधर क्या पता रहता है जो है, ये तो बाद में होता है, आप लोग आगे चलिए। अभी आगे जो है इधर क्या रहता है, ये जयचंद लगभग जीत ही चुका होता है, लेकिन अचानक से जो है बाजी पलट जाती। कहते नहीं है सिक्का पलटते देर नहीं लगता है, वही अचानक से बाजी पलट जाती है। अच्छा, अब मोहम्मद गौरी है बेटा, ध्यान दो। मोहम्मद गौरी जो आता है, मोहम्मद गौरी के, ध्यान दीजिए, मोहम्मद गौरी के 2 गुलाम थे। कौन 2 गुलाम थे? एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, और दूसरे का नाम था बख्तियार खिलजी। बताया जाता है ये बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का काम इसने ही किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया जाता है यही वह शासक था। नहीं, इसको गुलामों का गुलाम नहीं कहते हैं, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं। आप अभी समझिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहता है गुलाम डायनेस्टी की यही स्थापना करता है,
क्योंकि यही भारत में बस जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश की स्थापना करता है। आप लोग जान लीजिए, इसके बारे में कहा जाता है कि ये गुलाम वंश की स्थापना करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ कार्य भी किए थे कि नहीं? हाँ, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है भैया? झोपड़ा अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। बात समझ में आ रहा है? ये काम किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अच्छा, बताया जाता है कि सैनिकों की हुलिया और दाग प्रथा की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? घोड़े का दाग और सैनिकों की हुलिया प्रथा का शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। फिर बताया जाता है फिर बताया जाता है और तमाम कार्यों को किया था। सेना को नगद वेतन देने का कार्य किसने किया था? सेना को नगद वेतन देने का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। चलिए, और अब थोड़ा हो जाइए आप लोग तैयार, अब मजा आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन सा शासक बनता है? इल्तुतमिश। इसी इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बारे में बताया जाता है। इक्ता प्रणाली की भारत में अगर किसी ने शुरुआत की थी तो इक्ता प्रणाली की भारत में शुरुआत की थी जो है किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बारे में बताया जाता है या गुलामों का गुलाम था। इसके अलावा इसने इक्ता प्रणाली शुरू की थी। आप लोग एक चीज और जान लीजिए, चालीसा दल की जो स्थापना होती है, चालीसा दल की स्थापना वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही होती है। चालीसा दल की स्थापना जो होती है वो इसके इल्तुतमिश के समय में ही होती है। इसके समय जो है आप लोग जान लीजिए। इसके बाद इसकी पुत्री जिसका नाम रजिया सुल्तान रहता है, बताया जाता है, पूछा जाता है भारत पर जो है प्रथम मुस्लिम शासिका या बताया जाता है प्रथम जो है शासिका कौन बनी थी? तो रजिया सुल्तान बनी थी। रजिया सुल्तान को जो है उसके बाद 40 तुर्क सरदार जो थे वो छलावे से क्या इसको हटा देते हैं गद्दी से। इसका विवाह अल्तुनिया के साथ हुआ था। उसके बाद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है वो है बलबन। बलबन के बारे में पूछा जाता है रक्त एवं लौ की पद्धति किसने अपनाई थी? रक्त एवं लौ की पद्धति सर बलबन ने अपनाई थी। सिजदा पैबोस का पद्धति किसने अपनाया था? सिजदा पैबोस की पद्धति जो अपनाई थी वो बलबन ने अपनाई थी। क्या होता था? राजा की खुशामद करना, मतलब ऐसे लेटना और अंगूठे को चूमना, यही सिजदा पैबोस होता है। और बताया जाता है कि जो फारसियों का नौरोज त्योहार है, फारसियों का नौरोज त्योहार कौन लेकर आया था? फारसियों का नौरोज त्योहार बलबन लेकर आया था। और इसके बारे में क्या बताया जाता है? और इसके बारे में बताया जाता है चालीसा दल की जो समाप्ति की थी, वो चालीसा दल की समाप्ति जो की थी वो किसने की थी? चालीसा दल की समाप्ति किसी ने और नहीं बल्कि आपके बलबन जी ने ही की थी, जो है बलबन ने की थी। इसके बाद बताया जाता है आपके तमाम वंश आते हैं। उन वंशों में मैं थोड़ा तुगलक की बात कर देता हूं। तुगलक में बताया जाता है, तुगलक में बताया, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, आपको किसी के बारे में पढ़ना है तो फिरोज, अगर पूछा जाए नहरों सिंचाई का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जो है तब गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अगर पूछा जाए कि नहरों का जाल जो है सबसे ज्यादा किसने बिछाया था, तो तब जाके आएगा फिरोज शाह तुगलक। इसमें किसी का ज्यादा पूछा जाता है तो एमबीटी का पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक का पूछा जाता है। एक ऐसा राजा जो पढ़ा लिखा मूर्ख राजा था, मूर्ख बादशाह कहा जाता है। शायद कुछ कुदरत भी इसके कुछ साथ नहीं था, क्योंकि जितने काम करता था सब इसका उल्टा हो जाता था। पहले जो है इसने खुशामद व्यवस्था कर
की व्यवस्था की थी जो है वो भी उल्टा हो जाता है, क्योंकि उस समय सूखा पड़ जाता है और जो है इसका ये जो है विफल हो जाता है। इसके अलावा इसने क्या किया था, इसने राजधानी परिवर्तन की थी। दिल्ली से कहां किया था राजधानी, दिल्ली से दौलताबाद किया था। ये भी इसका सफल नहीं हो पाता है। माने जितना काम ये करता है सब इसका असफल। ये नीति तो अच्छा लाता था पर कोई ना कोई, चाहे प्राकृतिक कारण था चाहे कोई कारण था, वो जो है विध्वंस हो जाता है। लेकिन पूरे इतिहास काल में, मध्य काल में, वो इसमें दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राजा यही था। यद्यपि भाग्य ने इसका साथ नहीं दिया और तमाम कारण है, तो कर व्यवस्था लाया ये भी गलत जो है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किया ये भी गलत। माने जो भी ये लाता था सब कुछ इसका क्या हो जाता था, गलत हो जाता था। बात समझ में आ रहा है। लेकिन आप एक चीज जानिए, ये सबसे ज्यादा पूरे इतिहास में पढ़ा लिखा सुल्तान था जो है। लेकिन क्या पढ़ा लिखा था, शायद कुछ किस्मत ने भी नहीं साथ दिया, कुछ इसकी भी नीति जो है इस तरह से इसके बारे में बताया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक असमाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से छुट्टी मिल गई थी जो है, ये बात कहा जाता है, क्योंकि जो काम करता था सब गड़बड़े करता था। आप इसके बाद आ जाइए और इसके बाद जो है वो जो है सैयद वंश का कुछ पूछा जाएगा, तो यही पूछा जाएगा संस्थापक कौन था, तो खिलजी खां संस्थापक था। और कुछ पूछा जाएगा, लोदी वंश पूछा जाएगा। अब लोदी वंश जो है, भैया, हाँ, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। इसके बाद जिसको जो है बहलोल लोदी करना, बकलोल लोदी मत कर देना, बहलोल लोदी था जो है। हाँ, क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए, बहलोल लोदी जो है। और इसके बाद बताया जाता है इसमें एक सिकंदर लोदी था। इसमें कौन था, एक सिकंदर लोदी था। और सिकंदर लोदी के बारे में बताया जाता है कि 1504 में, तुम लोग भी बोलिए तब समझ में आएगा। 1504 में इसने किस शहर की स्थापना की थी, इसने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। इसके बाद बताया जाता है कि इसके बाद एक जो है सबसे अंतिम राजा जो था, इसका सबसे अंतिम राजा था वो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी के समय ही जो है क्या होता है, आक्रमण होता। किसका आक्रमण होता है, बाबर का। आइए मुगल साम्राज्य उसके बाद शुरुआत करते हैं। बाबर का आक्रमण इब्राहिम लोदी के समय होता है और बताया जाता है कि जो है कौन सा आक्रमण था, बताइए आप लोग। हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत कहाँ है, हरियाणा से कौन सी योजना चलाई गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये चीज पानीपत। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526। अब इसके युद्धों को थोड़ा जान लेते हैं। देखिए 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, पानीपत, जो कि हरियाणा में है। कहा जाता है कि बाबर को न्योता देने वाला और कोई नहीं था बल्कि दो लोग थे। एक तो इसका इब्राहिम लोदी का चच्चा था और एक व्यक्ति और था। तो दो व्यक्ति थे। बताया जाता है इस युद्ध में, बताया जाता है कि जो है पानीपत के इस युद्ध में इसकी हार हो जाती है। अच्छा, प्रथम जो है बादशाह था जिसकी मैदान में ही क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बताया जाता बाबर ने इसी में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर ने सबसे पहले तोपखाने का भारत में जनकदाता किसी को माना जाता है तो बाबर को माना जाता है। तुलगमा पद्धति, तुलगमा क्या होती है, जिस प्रकार से शिवाजी ने छापेमार या गुलेरिया युद्ध किया था आप लोग जानते हैं, उसी प्रकार से बाबर के पास भी कम सैनिक था और इब्राहिम लोदी के पास ज्यादा सैनिक था। लेकिन अब इसको युद्ध जो लड़ना था वो चालाकी से लड़ना था। कैसे लड़ना था, चालाकी से लड़ना था। इसीलिए ये तुलगमा पद्धति का प्रयोग करता है और तुलगमा पद्धति का प्रयोग करने के बाद क्या होता है, ये जो है हार जाता है। बात समझ में आ रहा है। इब्राहिम लोदी, देखिए इसमें क्या होता है, एक बताया जाता है जिहाद का नारा किसने दिया था, तो जिहाद का नारा इसी ने दिया था।
कि बताया जाता है कि जब अंतिम समय होता है तो पता चलता है कि लगभग जो है ये बाबर हार जाता है किसी युद्ध में। तो अंतिम समय होता है तो बाबर ने जिहाद का नारा दिया, और जिहाद का नारा देने के मतलब उसने धर्म को उकसाया। और उस समय जो अगला राजा था उसके जो दरबार में जश्न मनाया जा रहा था, जो है हाईकुल चलत रहा, इसके अलावा जो है नर्तकी लोग आई थी, तो उसी समय उसने बाबर ने केवल जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा देने के बाद जो है उसकी सेनाओं में इतना ज्यादा जोश ताकत आ जाता है कि ये जो है लोग हार जाते हैं। अच्छा, दूसरा युद्ध जो लड़ा था वो 1527 में लड़ा था। ये कौन सा युद्ध था? हानवा का युद्ध। ये किसके बीच लड़ा गया था? राणा सांगा। एनहु व्यक्ति रहे, एनहु हुए व्यक्ति रहे जोन बाबर के न्योता दिए रहे। एनहु रहे कैस बाबर कैस, रुकिए आपका भी खबर लेता हूं मैं, रुकिए आपका भी खबर लेता हूं। दूसरे नंबर पे नहीं राणा सांगे रहे जोन है के न्योता देव में एक ही इब्राहिम लोदी के चच्चा रहे, के रहा चच्चा रहे, जोन भाषा आज कल चला हुआ चच्चा, एक ही चच्चा रहे और एक ही राणा सांगा रहे। राणा सांगा जो है तो उसके बाद 1527 में राणा सांगा को पराजित करता है। उसके बाद क्या हो जाता है, ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या हो जाता है 1528 कौन युद्ध लड़ता है? चंदेल। किसके 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 बीच? बाबर और मेदनी राय, मेदनी राय, मेदनी राय। और जो आप कह रही हो मोहम्मद शाह अब्दाली वाला, वो अंतिम युद्ध है 29 में। ये कौन सा युद्ध है? भागरा का युद्ध। अच्छा, इसमें देखो ध्यान दीजिए, इसमें कभी कभी अफगान ऑप्शन में दे देता है और कभी कभी क्या ऑप्शन में देता है, अफगान ना देकर हाँ बहुत अच्छा, कभी कभी अहमद शाह अब्दाली, कभी कभी अफगान दे देता है। कोई ऑप्शन में रहे आप लोग लगा दीजिएगा। अच्छा, और पूछा जाता है कि बाग बगीचे इसका का भी सुंदर दृश्य का निर्माण, मतलब बाग का सौंदर्यीकरण और जो था वो इसी ने करवाया था। अच्छा, इसका मकबरा कहाँ है? बाबर का, बाबर का मकबरा काबुल में बना है। काबुल किस देश की राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अच्छा, अब बाबर महाराज आपका हो गए खत्म, होकर बाद मर जाते, उसके बाद क्या इसका पुत्र का नाम क्या था? जो है इसके पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं से संबंधित बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसमें शेरशाह सूरी का वर्णन हो जाता है, इसलिए पूछा जाता है शेरशाह सूरी। अब एकदम आप लोग ध्यान से पढ़िए, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, बस पूछा जाता कौन सा राजा था जिसका 2 बार जो है वो हुआ था, तो हुमायूं का हुआ था। क्यों? क्योंकि एक बार शेरशाह सूरी से पराजित हो जाता है। शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। एक बार जो है हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित हो जाता है, पुनः आता है और पुनः भारत में जो है फिर जो है मुगल साम्राज्य की जो है में सहयोग देता है। उसके बाद इसका पुत्र कौन था? इसका पुत्र, इसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था, ये आप लोग जानते होंगे। फिर इसका पुत्र कौन था? इसका पुत्र कौन था? बहुत अच्छा, अकबर। अब देखिए, अकबर के बारे में आप लोग ध्यान से पढ़िए, इसका पूछा जा सकता है। एक सांस में मैं बता देता हूं, खाली शांत रहिए। अकबर के बारे में बताया जाता है कि अकबर का जो पालन पोषण किया था, जिसकी संरक्षक में हुआ था, उनका नाम बैरम खां था। और अकबर के बारे में बताया जाता है ये एक धार्मिक सहिष्णु राजा था। अकबर के बारे में बताया जाता कई चीजों की स्थापना की थी,
जैसे 1582 में जो है इसने दीन वो बनाया था जो है, हाँ आप जान रहे हैं। इसके अलावा इसने जजिया कर समाप्त किया था, इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, इसने इसी प्रकार से तमाम करों को, यह वह राजा था जो हिंदू मुस्लिम का बराबर सहयोग करता था, इसीलिए इसको धार्मिक सहिष्णु राजा कहा जाता है। अकबर के समय में ही मनसबदारी प्रथा चालू हुई थी। मनसबदार क्या होते थे, जैसे आजकल में नहीं है जो है मंत्री बना दिए जाते हैं, आपके जिम्मे ये प्रशासन है वो प्रशासन है, उसी प्रकार से जो था अकबर ने तमाम मनसबदारों को रखा हुआ था। इसके अलावा बताया जाता है इसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। और अकबर की राजधानी पूछी जाती है तो फतेहपुर सीकरी थी। कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी। अरे कहा नहीं गया, जब एक बार अकबर ने, एक दोहा सुना देता हूं, जब अकबर ने कुंभन दास को बुलाया फतेहपुर सीकरी, तो कुंभन दास ने कहा जो है, सबसे पहले यही दोहा कहा, महाराज कुछ सुनाइए, तो यही कहा, संतन को सीकरी सो का काम और आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। हे महाराज, मैं संत महात्मा हूं, मुझे इस फतेहपुर सीकरी से क्या काम है, अर्थात मुझे कोई काम नहीं है, ये तो भोग विलासियों का काम यहाँ पर होता है, मैं तो संत महात्मा हूं, मुझे केवल ईश्वर का श्रद्धा करना है जो है। आवत जात पन्हैया टूटी, आते जाते मेरी पन्हैया माने जूती होती थी, जूती जो है वो टूट गई है, और बिसर गयो हरि नाम, और मेरे पास एक नाम था जिनका नाम हरि का नाम था, वो भी मुझसे भूल गया है। महाराज कृपया करके आप दोबारा मुझे मत बुलाइएगा। उसके बाद दोबारा ये अकबर जो है उनको नहीं बुलाता है, तो यही कहते हैं जो है वहां पर फतेहपुर सीकरी में गए थे। अकबर ने कई चीजों का निर्माण करवाया था, आप जानते ही हैं। पूछा जाता है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था, तो अकबर ने कराया था। मनसबदारी प्रथा कौन लेकर आया था? अकबर लेकर आया था। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। जजिया कर किसने हटाया था? अकबर ने हटाया था। जजिया कर क्या होता था? गैर मुसलमानों पर लिया जाने वाला कर था, गैर मुसलमानों पर लिया जाने वाला कर था। बात समझ में आ रहा है ना? तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया था? तो तीर्थ यात्रा कर जो है अकबर ने समाप्त किया था। इसी तरह से इसीलिए बताया जाता है इसको एक धार्मिक सहिष्णु या जो है बहुत ही प्रसिद्ध राजा कहा जाता है। इसने एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध पूछा जाएगा जो है 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि किनके किनके बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। क्या पूछा जाता है, क्या स्वयं अकबर इस युद्ध में भाग लिए थे? नहीं, अकबर का जो सेनापति था वो मानसिंह था। मानसिंह के बारे में बताया जाता है, मानसिंह सबसे पहले इनको मनवाने गया था जो है, ये राजस्थान के वहां के शासक थे ना, तो वहां पर बताया जाता है ये उन्हें मनवाने गया था कि आप अकबर की शरण ले लीजिए जो है। तो महाराणा प्रताप कहते हैं मैं एक क्षत्रिय हूं और मैं कभी झुकूंगा नहीं जो है। देखिए अकबर की नीति क्या थी, अकबर की नीति क्या थी, वो क्या करता था जो है, पहला तो वैवाहिक संबंध स्थापित करता था, वैवाहिक संबंध स्थापित करता था। इसके अलावा जो है बताया जाता है जो है तमाम चीज वो करता था जिससे लोग उसकी तरफ हो जाए। लेकिन महाराणा प्रताप के पास जब प्रस्ताव भेजा तो महाराणा प्रताप ने मना कर दिया और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध छिड़ जाता है 1576 में। महाराणा प्रताप अपने सेना में रहते हैं और उधर सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वही मानसिंह कर रहा था, जो इनको समझाने गया था। मानसिंह क्या था? मानसिंह भी राजस्थान से संबंधित एक जो है राजपूत था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अकबर से ज्यादा और कुछ नहीं। अब इसके बाद आ जाइए, इसके पुत्र का नाम, जिसका नाम जो है सलीम था, और सलीम का दूसरा नाम क्या मिलता है? जहांगीर मिलता है। सलीम का दूसरा नाम जहांगीर मिलता है। बताया जाता है कि सलीम की प्राप्ति जो हुई थी, सलीम की प्राप्ति
बाबा सलीम की सहायता से जो थे, उन्हीं की सहायता से अकबर उतनी दूर पैदल गया था मनाने। उसके बाद इसकी जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। शांत रहिए। पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उसके बाद क्या बताया जाता है? बताया जाता है न्याय की जंजीर का जो है प्रतिपादक कौन था? न्याय का जंजीर का प्रतिपादक यही जो है जहांगीर था। जहांगीर के समय में बताया जाता है दूर से एक घंटा बजा हुआ होता है जिसको न्याय का जंजीर कहा जाता है। वह घंटा एक बार बजाने पर जो है पास पहुंच जाता है जो है। उसके बाद बताया जाता है कि न्याय लोगों को मिल जाता है। उसके बाद आता है खुर्रम या शाहजहां। खुर्रम या शाहजहां, जिसका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। शाहजहां आप लोग जानते हैं, शाहजहां के बारे में बताया जाता है बाबर ने अपनी रचना लिखी थी, तुजुक-ए बाबरी लिखी थी, जिसने तुर्की भाषा में। अगर मुगलों की राजभाषा पूछी जाए, मुगलों की राजभाषा फारसी थी। कौन सी थी? फारसी थी। बाबर ने तुजुक-ए बाबरी लिखी थी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बाबर जो ने तुजुक-ए बाबरी, जिसमें उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बात समझ में आ रहा है ना? शाहजहां के बारे में पूछा जाता है। शाहजहां के बारे में ये पूछा जाता है, आप लोग जानते हैं आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। अच्छा, लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। अच्छा, एक बात आप लोग जान लीजिए, लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था जो है। फिर आगे और इससे संबंधित बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। इसकी पत्नी का क्या नाम था? मुमताज महल था। जिसके जो है बताया जाता है मुमताज महल जो थी, मुमताज महल किसी विधवा सेनापति की पत्नी थी। उसके बाद ये शाहजहां जाता है। शाहजहां जब वो कोई त्योहार था निकलता है तो उनको देखता है और उसको पसंद आ जाती हैं, और वहीं पर वो अपना निकाह जो है मुमताज महल से कर लेता है जो है। कौन? खुर्रम या शाहजहां। इसके अलावा आप जान लीजिए, अब पूछा जाता है औरंगजेब से पूछा जाता है कि जिंदा पीर की उपाधि किसको धारण की थी? जिंदा पीर की उपाधि धारण की थी जो है इसी ने, औरंगजेब ने। देखिए, मैं किसी धर्म पर भाई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इतिहास में लिखा गया है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। देखिए, कहा जाता है ये पक्का मुसलमान जो है था, अपने आप को मानता था, क्योंकि ये मुसलमान सुन्नी शासक था। और बताया जाता है इसमें मदिरा और वगैरह सब हराम होता है, इसीलिए ये इसके राज्य में कभी इसने ना तो मदिरा का सेवन किया जो है। हाँ, बताया जाता है इसने अपने राज्य में अगर अधिकारियों के पद पर किसी को सबसे ज्यादा रखा तो वो थे हिंदू लोग। हिंदू लोगों को सबसे ज्यादा अधिकारियों के पद पर जो है औरंगजेब ने रखा था। सर, अब हमको समझ में आ गया क्यों इसको जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को आप जानते हैं जो है। और इसके अलावा और कुछ नहीं, केवल एक बार सबका मकबरा, एक बार अपने स्थान जो है। चलिए, वो सब बात की बात है जो है, उतना नहीं पूछा जाता है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? मुगल साम्राज्य। अब कई शासक आते हैं जिनमें आपको नहीं पढ़ना है। अब आइए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि आपका 5 नंबर का पूरा है, वो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है। आइए राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कहा जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 ईस्वी में होता है। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। अब जान लीजिए इसमें कहां से कौन जो है क्या कर रहा था, आप इसको जान लीजिए। सबसे पहले पूछा जाएगा दिल्ली से। तो दिल्ली से इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? दिल्ली से इसका नेतृत्व 2 लोग कर रहे थे। एक का नाम था बख्त खां, एक का नाम था बख्त खां, और दूसरे का नाम था जो है, दूसरे का नाम यही राजा बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय, ये दिल्ली से कर रहा था। झांसी से कौन कर रहे थे? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से, जहां पर ज्यादा लोगों का सेंटर गया है, बेगम हजरत
महल, नवाबों का शहर लखनऊ जो है। उसके बाद बताइए इलाहाबाद से कौन कर रहा था? इलाहाबाद से कर रहे थे लियाकत अली। फैजाबाद से कौन कर रहा था? आपके अवध से, फैजाबाद से हिदायतुल्लाह कौन कर रहे थे? हिदायतुल्लाह। बिहार से कौन कर रहा था? बिहार से दो लोगों का नाम मिलता है, एक कुंवर सिंह का नाम मिलता है और एक अमर सिंह का। बताया जाता है ये कुंवर सिंह जो थे 80 साल के थे। कितने साल के थे? 80 साल के थे, जिन्होंने अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया था। किसने? जो है ये इन्होंने। और बताया जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो विफल हुआ था। अच्छा, इसके विफलता के कई कारण थे। पहला कारण ये बताया जाता है ये पूरे भारत में नहीं फैला हुआ था, केवल कुछ ही क्षेत्रों में सिमट कर रह गया था। दूसरा कारण बताया जाता है कि जो थे सब केवल अपने चक्कर में युद्ध लड़ रहे थे। जैसे ये थे, मतलब तमाम लोग आप जान रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई, मुझे झांसी जो है चाहिए, और मतलब तमाम लोग ऐसे अपने चक्कर में थे और उसमें नेतृत्व का कोई अभाव नहीं था। नेतृत्व का अभाव था। ये जो बहादुर शाह जफर है ये नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं था, इसको जबरदस्ती नेतृत्व करवाया जाता है। अब बताइए जिस युद्ध का नेता ही ना अच्छा हो वो युद्ध कैसे सफल हो सकता है? इसीलिए 1857 की जो क्रांति रहती है पूरी तरह से असफल रहती है जो है। उसके बाद आप लोग जानते हैं इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की और जो है सतर्क हो जाते हैं कि हाँ, भारतीय लोग भी अब धीरे धीरे जागरूक रह गए हैं और शांत रहिए। और वो समय दूर नहीं कि जब जो है हमसे भारत छीना जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, ये सब और ज्यादा मजबूत होने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का एक होमवर्क है, गवर्नर जनरल आप देख लीजिएगा। केवल मैं कुछ बता देता हूं। जैसे बताया जाता है लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति लाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लाई थी। जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी नीति लाई थी? अस्थाई बंदोबस्त की नीति लाई थी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो है ये चीज पूछा जाता है। और आप लोग और थोड़ा देख लीजिएगा जो है सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता। पूछा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? लॉर्ड वालिस की कब्र कहां पर है? कहां पर है? गाजीपुर में, गाजीपुर उत्तर प्रदेश। और कुछ पूछा जाता है जनगणना दो लोगों के समय में हुई थी, एक लॉर्ड मेयो थे, एक लॉर्ड रिपन था। पूछा जाता है कि वह गवर्नर जनरल कौन था? काहे को लॉर्ड? ये अपने आप को लॉर्ड लगाते हैं। लॉर्ड माने स्वामी ईश्वर, इनको लॉर्ड लगाए हम। लॉर्ड क्यों लगाए इनको? जो है ये चीज है। उसके बाद बताया जाता है इसके समय में, इन दोनों के समय में जनगणना की शुरुआत जो है उसके बाद आप लोग थोड़ा इसका देख लीजिएगा। फिर आपको आइए चलते हैं, अब भारत को आज आजाद करवा दें। आजाद करवा दें भारत को, फिर से आजाद करवा दें जो है। देखिए अब आइए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये क्रम से मैं दिमाग में बैठा दे रहा हूं और क्रम से आप याद करिए, आपको याद हो जाएगा। देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये तो आप लोग जानते होंगे। सौरभ सर बहुत पढ़ावत थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कब रेगुलेटिंग एक्ट? 1773, आप लोग जानते हैं। अच्छा, अब आइए गांधी युग से पूछा जाता, गांधी युग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन। गांधी जी भारत में आए थे 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को बताया जाता है भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में था। 18 नहीं 17 में है।
1917 में चंपारण बिहार में था और बताया जाता है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शुक्ल जी, राजकुमार शुक्ल। उन्हीं के कहने पर ये चंपारण जाते हैं और चंपारण में उस समय तिनकठिया पद्धति लागू थी। कौन सी पद्धति लागू थी? तिनकठिया पद्धति लागू थी। अंग्रेज जो है जबरदस्ती, यद्यपि नहीं नील की खेती से संबंधित था, जिसपे जो है मिश्र बंधु ने नील दर्पण लिखा है, आप लोग जानते होंगे। उसमें बताया जाता है अंग्रेज जबरदस्ती वसूली करते थे। अब गांधी जी जाते हैं और वहां पर ये इस सत्याग्रह को सफल बनाते हैं। इसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है, वहां पर भी गांधी जी जाते हैं और गांधी जी सफल बनाते हैं। इस तरह से आप लोग जानते हैं गांधी जी जो है भारत का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। अब भारतीयों के मन में एक उत्साह जाग गई कि अब हमारा भी नेता भारत में आ गया है। उसके बाद बताया जाता है गांधी जी ने जो है इसके अलावा बताया जाता है एक असहयोग आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन के से पहले एक होता है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग जो होता है 1919 में। इसमें बताया जाता है कि ध्यान दीजिए, इसमें बताया जाता है सिखों का एक त्योहार था और जलियांवाला एक बाग था जहां पर बताया जाता था केवल एक ही दरवाजा था, वो छोटा सा दरवाजा था। उसी छोटे से दरवाजे में जो है, छोटे से दरवाजे में जो है बहुत ज्यादा लोग नहीं आ पाते थे। कई लोग जो है जलियांवाले बाग में सिख लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद बताया जाता है अंग्रेजों का जो था किसका नाम था? जनरल डायर। जनरल डायर अपनी सेना लेकर पहुंचता है और हर तरफ से उनको घिरवा लेता है और दरवाजे पर स्वयं खड़ा हो जाता है। उसके बाद बिना कोई गलती के गोली चलवा देता है, जिसमें जो है कई लोग मासूम लोग मारे जाते हैं। एक कुआं था जिस कुआं में बताया जाता है इतना लाश उसमें गिर गया था कि क्या बताएं। जो है ये नरसंहार होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और जो कोई सामने से छोटा सा गेट था, उस गेट पर अपना स्वयं जो है सैनिकों को लेकर खड़ा था। ज्यादा लोग, इसीलिए कोई भागने की कोई चांस नहीं थी, तो ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, घायल हो गए थे। उसके बाद जनरल ओ डायर को जानते हैं आपको किसने मारा था? ऊधम सिंह ने। किसने मारा था? ऊधम सिंह ने। भारत के लाल ऊधम सिंह ने इसको मारा था जलियांवाला बाग। उसके बाद बताया जाता है 1900 असहयोग आंदोलन कब हुआ था? हाँ, असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी शुरुआत करते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। कहा जाता है इसमें भारत के सभी लोग अपना तमाम प्रक्रिया बदल लेते हैं। जैसे जो शिक्षक रहते हैं वो पढ़ाना बंद कर देते हैं, जो वकील रहते हैं वो दफ्तर जाना बंद कर देते हैं। अंग्रेजों के वस्त्रों का बहिष्कार होता है। इसी में बताया जाता है कि वस्त्रों को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी है, मतलब ये तमाम भारतीयता पे बढ़ावा दिया जाता। उसके बाद उसी समय 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में एक स्थान है चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया? गोरखपुर में। इसी जगह एक पुलिस चौकी थी। उस पुलिस चौकी में जो है आग लगा दिया जाता है और तमाम जो है पता नहीं कितने जो है निहत्थे लोग मतलब निहत्थे क्या कह सकते हैं, जल जाते हैं। और महात्मा गांधी जो है बताया जाता है अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए बताया जाता है। अबे तो हर मोबाइलिया पटक दे, बताए देते महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा के पुजारी होने के नाते बताया जाता है इन्होंने आंदोलन को क्या किया था? आंदोलन को किया समाप्त है। ध्यान दीजिए, इन्होंने आंदोलन को किया समाप्त। ये कह रहे थे कि मैं हिंसा के बल पर कतई युद्ध नहीं जीतना चाहता हूं, इसीलिए ये दुखी हो गए थे और इसको क्या किया था? इसके बाद इसको समाप्त किया था। आइए फिर आगे चलते हैं। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है।
9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है, जिसमें एक वो जा रहा था ट्रेन जिसको लूट लिया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बात समझ में आ रहा था, यही सब लोग थे जो है 1925 तो बता रहे हैं 9, हाँ 9 अगस्त, ये डेट हमें कंफर्म नहीं हो रहा, अगस्त 1925 है, इतना जानते हैं। अगस्त 1925 है जिसमें लूट लिया गया था। उसके बाद होता है बारदौली। पूछा जाता है बारदौली सत्याग्रह किससे संबंधित था? बारदौली सत्याग्रह होता है 1928 में, और ये जो किए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बताया जाता है 1928 में बारदौली गुजरात में एक स्थान पड़ता है, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है, अब पूछा जाता है सर्वप्रथम किस आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था, तो सबसे पहले बारदौली सत्याग्रह में भाग लिया था। और बताया जाता है इसी में जो है, इनको पहले इनका नाम केवल सरदार पटेल नहीं था, इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। इन्हीं की महिलाओं ने इन्हें सबसे पहले क्या किया था? सरदार की उपाधि प्रदान की थी। बात समझ में आ रहा है? इनके जन्म 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में बनाया जाता है? हाँ, एकता दिवस के रूप में बनाया जाता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इन्होंने भारत में जो है कई जो है वो किया था जो है रियासतों का, इसीलिए इनके जन्म दिवस पर जो है 31 अक्टूबर को बताया जाता है एकता दिवस। बतियाला बहुत यार, आप लोग बहुत सही काम कर रहे हो, बहुत सही काम। माँ बाप इतने मेहनत से पैसा देते हैं, एक एक रुपया देते हैं, यहाँ आते हैं तो सर जी के जो नहीं के कोई गम नहीं यार, पढ़ लो, मेहनत से पढ़ लो, उसके बाद नौकरी वोकरी पा जाओ, चाहे जो करो, सीरियस होकर कुछ दिन पढ़ लो ना, उसके बाद नौकरी वोकरी पा जाओ, चाहे जो करो। हम लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं, सुबह से भूखे हैं, ना एक अन्न का दाना पेट में गया है, केवल आप लोगों के लिए। आप लोग इतनी सी शांति नहीं दे सकते हैं कि थोड़ा, क्या कह रहे हैं? नहीं, हम चना वना नहीं खाए हैं, कुछ ना खाए, कुछ A to Z कुछ नहीं खाए हैं, लेकिन यहाँ चिल्ला रहे हैं केवल आप लोगों के लिए। जो मैटर रहता है दिमाग में वो भी भुलवा देते हैं। इसीलिए कहते हैं यार, आप लोग जानते हैं 15-16 पेपर है, ना तो ऐसे मुंह बना के लखबा आ रहा पेपर में खाओ ना। इससे क्या होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं बेचारे वो भी डिस्टर्ब होते हैं जो है। इसीलिए आप लोग शांति का, मैं जान रहा हूं आप लोगों को आ रहा है, लेकिन कुछ शांति का सहयोग दीजिए। उसके बाद बताया जाता है, फिर आज आप आगे आ जाइए 1930, 1931, 1932। 1930 ईस्वी में कहा जाता है लंदन में गोलमेज सम्मेलन होता है। लंदन में गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें बताया जाता कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस वालों ने किस में भाग लिया था? कांग्रेस वालों ने जो है 1931 में कांग्रेस ने भाग लिया था, जिसमें महात्मा गांधी जी गए थे, किससे? SS राजपूताना से गए थे। पहला जो 1930 में होता है ये सफल नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो है गांधी जी और गांधी इरविन समझौता, आप जानते हैं गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होता है, क्योंकि इरविन जान रहा था कि भारत के नेता गांधी जी हैं, और जब तक गांधी जी नहीं आएंगे, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें नग्न फकीर कहा था, जानते हैं कि जब तक ये नहीं आएंगे तब तक जो है हमारा गोलमेज सम्मेलन जो है सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए जो है इनके और गांधी जी के बीच जो है कुछ मांगे हुई थी, जिसमें पहला मांग था यही था कि जो निर्दोष, गांधी जी कह रहे थे मैं उनके जो हिंसा किए हैं आप उनको सजा दीजिए, जो है कोई बात नहीं, लेकिन जो अहिंसा है, जो निर्दोष लोग हैं, सबसे पहले आप उनको छोड़िए। तो गांधी इरविन के बीच समझौता होता है कई चीज का, तो इरविन मान जाता है। इरविन कहता है मेरा भी एक बात आपको मानना पड़ेगा, अभी पीट देंगे आप लोगों को, मेरा भी एक बात आपको मानना पड़ेगा, मेरा बात ये मानना पड़ेगा, आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आना पड़ेगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने भाग लिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है सरदार पटेल जी खड़े, वो
क्या नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है दूसरे गोल में सम्मेलन में बताया जाता है निर्वाचन की मांग जो है सर वो कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जहां पर महात्मा गांधी जी गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं अरे भारत का बंटवारा होगा। उसके बाद फिर क्या होता है, तीसरे में कांग्रेस वाले नहीं जाते हैं लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाते हैं। वो जो है अंग्रेज की मतलब मनोवृत्ति यही थी कि भारत का बंटवारा हो, इसलिए जो है उन्होंने जो है ऐसा मन बनाया था। लेकिन फिर जो है बताया जाता है एक पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट होता है। ये कहां पर होता है, यरवदा जेल में। उस समय यरवदा जेल में गांधी जी बंद थे, जो है यरवदा जेल, हाँ वहीं पर है। उसके बाद पूना पैक्ट 1932 में होता है, जिसमें गांधी जी और कौन भाग लेते हैं, अंबेडकर। इधर गांधी जी बनाम वीएस अंबेडकर, गांधी जी वीएस अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, दोनों के बीच में ये चीज होता है। आप लोग इतना जाने की नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गांधी जी के बीच में होता है। गांधी जी देखिए वास्तव में चाहते थे कि भारत के टुकड़े ना हो जो है, इसीलिए जो है ये दूसरे गोल में सम्मेलन में गांधी जी गुस्सा हो जाते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे माहौल आगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, कटक में। कटक कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा में कटक में कोई चीज है ना, चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय स्तर पर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहाँ है, हाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस में है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहाँ है, फिलीपींस में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जो है हाँ ये सभी चीजें आप जानते रहिए। फिर आगे आ जाइए। अब मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं अगर वो जो है 1942, अच्छा 1935, हाँ 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था और बताया जाता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से कुछ लिया गया है भारतीय संविधान। आप जानते हैं भारतीय संविधान उधारों का एक थैला है कि नहीं, क्योंकि हमारे देश में तमाम चीजें तमाम जगह से ली गई है। 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है, उसके बाद जहां से तमाम बातें ली गई हैं आप लोग जान लीजिए। इसके बाद अब हम 1942 में चलते हैं, जिसमें महात्मा गांधी जी का एक नारा पूछा जाता है। महात्मा गांधी जी कौन सा नारा दिए, करो या मरो, डू एंड डाई, डू और डाई, सही जो है करो और मरो नहीं, डू, करो या मरो। 1942 में जो है आप लोग जानते हैं। उसके बाद 1947 में देश आजाद हो जाता है। 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। उस समय अंग्रेज सोच रहे थे कि भारत वाले हमारा साथ दें, जो है इसी लालच के चक्कर में वो कह रहे थे। लेकिन भारत वाले जान चुके थे कि 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब भी यही बात ये कह रहे थे, इसलिए भारत वालों को संकोच हो रहा था कि जो है अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं हमसे छलावा कर सकते हैं। इसलिए ने कहा नहीं, पहले आप हमको आजाद करिए। यह बर्मा जो था 1935 अधिनियम के द्वारा जो है भारत से क्या हुआ, खत्म नहीं हुआ था, भारत से अलग हुआ था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज होता है। ये आपका राष्ट्रीय आंदोलन, इसी में गांधी जी का जो है आप लोग जानते हैं किसकी किसकी फांसी हुई थी। भगत सिंह की जो है, सुखदेव, राजगुरु, इन सब की फांसी हो जाती है। अच्छा इनकी फांसी कब होती है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, कहिया 23 मार्च। मेरा कहने का मतलब यही था, 23 मार्च को इनकी फांसी हो जाती है। और 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। अच्छा अब थोड़ा ऐसे मैं चल रहा हूं, चाहे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोग दन्न दन्न बताइए तुरंत। ये बताइए भारत में राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, कौन चला? इस समय भारत में जो है चीफ सीजीआई कौन है, यूयू ललित। अच्छा ये बताइए चीफ सीजीआई की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट।
बात समझ में आ रहा है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप। बहुत अच्छा। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र कौन किसे देता है? अच्छा, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, बता दीजिए क्या लोकसभा और राज्यसभा में से जो है कौन सा अस्थाई सदन है, कौन सा अस्थाई सदन? और लोकसभा अस्थाई है। अच्छा, फिर आप बता दीजिए लोकसभा क्या है? अस्थाई। और राज्यसभा अस्थाई है। अच्छा, बता दीजिए राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? जे बताए दिए ओका अब्बा जोन है कि तुरंत 500 रुपया इनाम कसम खा। राज्यसभा का जे बता दिए 500 रुपया इनाम, नहीं तो आप लोग हमें देंगे। जे बता दिए ओका तुरंत कौन चीज? और अपने वो मुझे सिद्ध कीजिए, ऐसे नहीं, मुझे सिद्ध कीजिए जदुआ ना। हाँ, कैसे होता है वह हमें सिद्ध कर दो। अरे हम भी मान रहे हैं, सिद्ध कीजिए। अभी मेंस में लिखना आ जाएगा सिद्ध। यार वही अपने वाली हर साल क्या हर साल उसको कुछ सिद्ध कीजिए तब मैं मानूंगा। सिद्ध करो उसको। सिद्ध करने में क्या? राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा का कार्यकाल मैं भी मान रहा हूँ 6 वर्ष होता है। बात सही है ना? सही है ना? लेकिन कैसे होता है सिद्ध कीजिए। आप लोग पहुंच गए हैं, सिद्ध कीजिए। 500 तुरंत ले बताऊं। अब मुझसे सुनिए। विकास ने कुछ ठीक ठाक बताया, लेकिन ये भी जो है अपने पर अड़ा नहीं रह सका। अपने पर अड़ा रह नहीं सका। आप लोग एक चीज सबसे पहले जानिए, आप लोग यही कह रहे हैं हर 2 साल पर रिटायर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये मत करिएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। और यार सुनिए, बस अब रहा था जानकारी लेवे के, तब जब जानकारी बात का करे बताई जो नहीं छोड़ दे, आगे बढ़ी। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का होता है। आप जानिए कहीं ना कहीं जो है इसमें हर मेंबर, इसको साफ शब्दों में समझाना है। वहां जो है आप समझाएंगे मेंशंस में बहुत साफ शब्दों में समझाना होता है। आप समझाएंगे चूंकि हर साल जो है इसके 2/3 जो रिटायर होते रहते हैं। उसके बाद नए लोग पदा अवधि ग्रहण करते हैं। अब जो नए लोग पदा अवधि ग्रहण करते हैं उनका 6 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन जब 6 साल का उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब वो पुनः हट जाते हैं, फिर दूसरा आते हैं। फिर इस तरह से यार समझाया जाता है। कोई चीज मुझे भी समझाओ, अब सामने वालों को समझाओगे, मैं मान रहा हूं आप लोग जानते हैं, लेकिन उसको समझाओ सही से। जो है ना ही समझदार हम इतना ना है। अच्छा, आप लोग बता दिए गए। अच्छा, आप लोग बताइए कौन सा उच्च सदन है, कौन सा निम्न सदन? राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा में लोगों की अधिकतम संख्या, हाँ, लोकसभा और राज्यसभा अधिकतम संख्या कल ही पूछे हैं। और राज्यसभा में इसमें बताइए कितने लोग जो है मनोनयन किए जाते हैं राष्ट्रपति के? 12 लोग। अच्छा, 12 लोग किस क्षेत्र से रहते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। अब इसी पे नचाते हुए हम सब चलेंगे जो है। अच्छा, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जल्दी बोलो, तुरंत शुरू किया जाए। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कौन सी पुस्तक लिखी थी?
गधा, क्या बताएं आप लोगों को। अर्थशास्त्र वे लिखे रहे नहीं, वेल्थ ऑफ नेशंस लिखे थे। कौन सा पुस्तक लिखे थे? वेल्थ ऑफ नेशंस। अच्छा, पंचवर्षीय योजना जो लाई गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लाई गई? 1951 से 56 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको आधार बनाया गया था? कृषि को। किस मॉडल पर आधारित था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको आधार बनाया गया था? किसको बनाया गया? दोनों का, उद्योग को, खासकर उद्योग को। अच्छा, इसमें कुछ चीज कौन से जो है स्थापित किए गए थे? उद्योग, 3 उद्योग स्थापित किए गए थे 3 जगह। हाँ, बहुत अच्छा। आप लोग, अरे अब हम जान गए, आप लोगों को पता है, पंचवर्षीय योजना के बारे में पता है। अच्छा, ये बताइए, आरबीआई की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, क्वेश्चन सुनिए, किस अधिनियम के तहत हुआ था? यह कुल गलत है। क्वेश्चन इस तरह घुमा के पूछ देता है तुरंत। हाँ, 1934 का एक अधिनियम आया था और उसके बाद आरबीआई की स्थापना होती है। कब? 1935 में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, भारत की अगर राजनीतिक दृष्टि से राजधानी देखा जाए तो दिल्ली है, लेकिन पूछा जाए अगर आर्थिक राजधानी भारत की कौन सी है, तो भारत की आर्थिक राजधानी जो है आपकी मुंबई है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं जो है? अच्छा, ये बताइए, जो है एक रुपए का सिक्का पे किसका जो है वो होता है? और इससे ऊपर के वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है? निर्मला। बहुत अच्छा, वित्त मंत्री याद रखिए जो है, आपसे पूछा। रक्षा मंत्री कौन है? विदेश मंत्री कौन है? बहुत अच्छा सौरभ सर, आप लोगों को। अच्छा, नीति आयोग, जो ये नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये किसके स्थान पर आया था? इसके अध्यक्ष कौन होते? वर्तमान समय में भारत के पीएम कौन है? श्री उरी लगाकर माननीय श्री नरेंद्र मोदी। आप लोग, अच्छा ये बताइए, आप लोग अपने पिता का नाम भी ऐसे बताते हैं, फलाने नहीं, श्री लगा के यार, वो हमारे भारत के। सुनिए, अच्छा ये बताइए, हमारे भारत की कोई इस समय राष्ट्रपति चुनी गई है, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस स्थान से है? हाँ, मयूरभंज से। इससे पहले, हाँ, आदिवासी है। ये भारत की सेकंड वोमेन जो है प्रेसिडेंट है। पहली जो रह चुकी है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत में प्रथम, सुनिए, अब सुनिए क्वेश्चन। भारत में प्रथम पूछा जाएगा अगर राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कितनी बार चुने गए थे? 2 बार। भारत में प्रथम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये कितनी बार रहे थे? अच्छा, हाँ, तंची देख के आया, देख के। अच्छा, ये बताइए, फिर आगे बताइए, दिख रहा हूँ कि नहीं? यार थक जाए तो कोनो बात ना हो जी, आई थक, क्या करें यार, आदमी है, कुछ खाए पिए हैं नहीं। हाँ हाँ, वीडियो बंद कर दो तब चलेगा। चलो आ जाओ। देखिए दोस्तों, जो पॉइंट मिस हुआ होगा उसको जो है भुला दीजिएगा। हमने अधिकतर पॉइंट लिए हैं, खैर जो है इसी के साथ नमस्कार। अब थोड़ा